24 की एज में zealous web, one decision that you took at the age of 24. Then how you do it and what you do doesn't need to be communicated lot of time. वो एक प्रॉब्लम था कि जहाँ पे स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा सकता था. But is it easy to take this thought process ahead? The typical corporate culture समझना Yeah. थोड़ा मुश्किल था. When people ask you what do you do, it's very easy to answer. तो जितना AI इंडिया में यूज हो रहा है, Question is कि who is using it rightly. Right? तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है कि पहले वो लोग करते हैं, बाद में हम करते हैं. मैंने ये बिजनेस शुरू किया था. आई नेवर वांटेड टू डू एनी ऑफ बिजनेस इन माय लाइफ. तो बुक के अंदर बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट गोल्डन सर्कल का बताया गया है. मोस्ट ऑफ द पीपल हैज एन आंसर फॉर दिस एज वेल, बट व्हेन आई आस्क यू व्हाई डू यू डूइंग दिस, तो जो वो 1.5 साल का मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपोजर था, वहाँ पे आई फाउंड माई सेल्फ दैट मोर ऑन पीपल मैनेजमेंट साइड रादर देन मोर ऑफ एन टेक पर्सन. एम्पावरमेंट में होता क्या है, डेजिग्नेशन और रोल दिया जाता है. कल से तुम ये काम करोगे, कैसे करोगे वो कौन समझाता है. तो इंट्यूशन तो है ही, विल टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट. तो 10,000 लोग कौन है, वो डेटा की एक्यूरेसी क्या है, वो डेटा को देने के पीछे उनका मोटिव क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज यू विल मेक अ रॉन्ग डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा. इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वर अप्लाइंग फॉर SEO पोजीशन. मैंने पूछा कि भाई तू सॉफ्टवेयर डेवलपर है, व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर SEO पोजीशन. मैं बोला क्या है SEO, वो आइडिया नहीं है सर, वो सीखना पड़ेगा. डेवलपर बनना है, लाइक बहुत ट्रेंडी फैंसी वर्ड लगता था, और वो ही लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं SEO मार्केटिंग और वो साइड. सो व्हाट आर योर थॉट्स, लाइक वो एजेंसीज को इसमें फ़र्क पड़ेगा? सर वेलकम टू इनसाइड लॉन्च. तो सर जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, अभी अगेन मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा कि 24 की एज में zealous web, तो और उसकी ग्लोबल प्रेजेंस है अभी. सो व्हाट वाज दैट वन डिसीजन दैट यू टुक एट द एज ऑफ 24, और जब इतना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन था भी नहीं एट दैट टाइम. सो यस सर, आई एम ईगर टू नो दैट. So thank you for inviting me on this, podcast series of yours. Yeah. And to answer your question, it feels nostalgic to me. Okay. क्योंकि जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, I never wanted to do any of business in my life. So I finished my post graduation back in 2001. And then I worked for a company for approximately 1.5 years. Okay. तो जो वो 1.5 साल का मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपोजर था, वहाँ पे आई फाउंड माई सेल्फ दैट मोर ऑन पीपल मैनेजमेंट साइड रादर देन मोर ऑफ एन टेक पर्सन. Then I completed my graduation, I went for another post graduation, which is on the Master of Business side of it, which is I'm a Nirma alumni. So वहाँ पे in that process, I realized that the typical corporate culture which is there out there, wherein people do take credit or maybe pulling legs or maybe try to utilize their tenure in the organization rather than the skills that you have. तो वो एक प्रॉब्लम था कि जहाँ पे स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा सकता था. तो वहाँ पे लॉट ऑफ टाइम आई यूज टू टॉक टू माई CEO, जहाँ पे मैं जो कंपनी में काम करता था, वहाँ पे आई टॉक टू हिम. ही हैज बीन मेंटर फॉर मी फॉर ऑल दिस 22 years. टुडे इवन वी मेक श्योर दैट वी मीट every 3 months or 6 months and then share with each other what's going on and kind of thing. But the point is कि वहाँ पे हमारा जो डिस्कशन होता था, उसमें से ये आया था कि he actually inspired me and motivated me कि भाई तुम्हें शायद अगर इस टाइप का कल्चर, अगर कॉर्पोरेट कल्चर तुमको चाहिए कि जो वेरी रेयर टू एस्टैब्लिश, यू माइट हैव टू स्टार्ट योर ओन.
और मैंने बताया कि भाई सी आई एम कमिंग फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस, मेरे फैमिली में भी किसी ने बिजनेस नहीं किया है, आई कांट डू दिस. And then he said that whenever you get stuck, let me know, right? And throughout that journey, he helped me a lot back in 2003. But purpose was, which is your original question, कि क्यों ये business शुरू किया, is all about creating a corporate environment for people that they can breathe in, right? दिन के 8 घंटे में means you sleep for 8 hours. Yeah. Approximately. Approximately. That is what is advice. Yes. कि 8 घंटे आपको सोना चाहिए. You maybe spend 2 to 3 hours in traveling and other things, and then Yes. maybe 8 to 9 hours in your office, right? Yes. So the time where you are most active and in your senses is the workplace. True. And if that workplace is not something where probably you would like to go in day out, जहाँ पे you feel very happy that you are going to the office, right? अगर वो culture खड़ा करना है, right? So that needs a completely different perspective, जो कि मुझे भी लगता था कि शायद मुझे करना चाहिए. और to solve that particular problem of building a decent size of agency or company wherein it's not only the corporate, but it's an extended family, extended professional family for a person. Okay, got So that was the purpose. So today, even the company that I lead right now, वो company के अंदर आपको means most of the people that you ask, they feel like it is more of a family than a corporate company. तो हमें आज भी कोई businessman नहीं बोलता. Okay. हमें आज भी लोग यही बोलते हैं कि भाई आप लोग कुछ प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, बट एज एन फैमिली आप कुछ चीज़ों को बहुत ही इमोशनली लेते हैं rather than taking it as an, we think a lot from the heart rather than think from the mind all the time. But I think to create an environment wherein people feels appreciated, noticed, people get a chance to do it. So I wanted to create that environment, and that is where I learned how to do a business. Okay. So that's how it started. And I never had a goal कि मैं 5 आदमी बनूंगा या 100 आदमी की कंपनी बननी है, 10,000 people बनना है. आज भी वो गोल नहीं है. People do ask me what is your goal ultimate. I never talk कि भाई this is the head count we have wanted to hit. It's more about how many lives that we have touched, which is more often on a quality side of it. So we wanted to give a quality life to the people as well that work for us, and not just us. This is all about the team, right? Yeah. Sometimes the client also needs their ROI, and they also look for a value creation. As a professional, they come to you to add a value to their business, right? Yeah, true. So वो value creation कहाँ पे मिल रहा है उनको? So sometimes you take a business decisions wherein आप कंपनी का मुनाफा देख रहे हैं, कंपनी का फायदा देख रहे हैं, बट where do you see your clients there? अब ये सब डिसीजंस जब आप एक कॉर्पोरेट में ले जाते हैं ना, तो you have a lot of ifs and buts. Yeah, true. And you can't try yourself. So if you wanted to try out this, तो मैंने सोचा कि let's try it. I will do it for a couple of years. If I fail, I might have a plan B for it. But unfortunately, I'm on a plan A right now. Yeah. And that's working pretty great, to be honest. I have just gone through that. But is it easy to take this thought process ahead कि लोगों को ऐसी स्पेस देना कि उनका एक हैप्पी एनवायरनमेंट रहे? दो everyone wishes this, but is that easy to maintain that? It has not been easy for initial 10 years for me, because that was a cultural shift within the organization as well. As I built, when we were 2 people for almost couple of years, like 2 to 3 people we were there at the initial stage when we were bootstrapped. So वहाँ पे it was very difficult. It was not very difficult, but then it became difficult as we keep on adding people, और उनके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल था. But then I think after 10 years, I read a book called Start With Why by Simon Sinek. Okay. Which talks about only the purpose of your existence, be it as a person or maybe an organization. Why do you exist? तो बुक के अंदर बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट गोल्डन सर्कल का बताया गया है, जहाँ पे it says that when people ask you what do you do,
it's very easy to answer. Then they ask you next question, which is, how do you do this? Most of the people has an answer for this as well. But when I ask you, why do you doing this? Why are you doing this? A lot of people has a question, right? And it says that the ideal communication is the inside out, not outside in. Yeah. Which means that you should know the purpose of your existence first. So if your why is clear, then how you do it and what you do doesn't need to be communicated a lot of time. Okay. Right? That was eye-opening for me. Okay. Yeah. So in that case, so when I read that book, I discovered the purpose. So originally I had a purpose when I started my company, but that has given me a confidence that a lot of time when I get confused in this cultural shift that I was trying to incorporate, तो वहाँ पे मुझे लगा कि शायद पर्पस के साथ कोई भी डिसीजन अगर अलाइंड होता है ना, तो इट इज ऑलवेज राइट, बिकॉज एवरी डिसीजन हैज अ पर्पस. अगर एक पर्पस से देखेंगे तो वो डिसीजन सही लगेगा, दूसरे पर्पस से देखेंगे तो वो डिसीजन गलत लगेगा. सो एवरीथिंग इफ यू अलाइंड विद पर्पस. So back in 2010 we decided that anything and everything that we will take as a decision will be revolving around the purpose of the company. Okay, cool. And that's where probably, even though the rest of the world thinks that it's a wrong decision, but only I know my purpose. So for me, for my team, it becomes very easy now to say yes or no to the thing, right? क्योंकि हमारा purpose जो है वो clear हो चुका है. तो वो purpose के साथ alignment is very, and this is an ongoing process. Purpose ऐसा नहीं है कि आज सोचा है कल शाम को आपको purpose मिल जाएगा. It's a continuous process. Okay. It is a continuous process. It may take maybe 6 months for few people, 6 years or 60 years. Okay. Right? So it depends on how fast you keep on experimenting the things, how you evaluate the decisions that you have taken. That review process and continuous improvement will definitely help you getting there. But I think to answer your question in a one line again is that after having the purpose aligned, right, it becomes very easy और मुश्किलें नहीं आती. So when your mental state is very clear, I think a lot of time you probably make a decision which is right. You make a decision and then it becomes right. Okay. It's not like you make a right decision or a wrong decision. You take a decision and it's right. And it's right. Okay. So there is no wrong decision. Yeah. That's pretty much. I will come to that part also, like people management stuff in in future. But are you were topper in your academics? I read that you were not. So just I want to ask that. No, I was very average student in my academics. I was never a great student, and even I quote this in my example because in my company a lot of time, in the 12th grade I got maybe very average numbers, and people in the family was also thinking that now I think with these grades what kind of graduation he will be having and what kind of a professional career he will be looking for and kind of thing. But what I see is that in every person's life, either it's an educational career or a professional career, there is a period where people see that as a struggle, but that person see as an goal or objective, right? That person, an object for him, it's an objective. People see that as a struggle. So few people who are very great at academics, right? They are very clear with their thought process and objective, and they're very disciplined in education and they get great marks, right? So I think after 12th, when I went to my college, I realized myself. So it's a self-realization is very much important, right? Okay. So for an average student, आजकल ड्रॉप आउट का एक बहुत कॉन्सेप्ट है. आप जितने भी मोटिवेशनल स्टोरी और जितने भी ये यूनिकॉर्न्स की स्टोरीज सुनेंगे, दे आर ऑल मोस्ट ऑफ IIT ड्रॉप आउट्स एंड ऑल. एंड पीपल सी दैट कि भी कोई बात नहीं, 12वीं कक्षा के बाद कुछ कॉलेज नहीं करेंगे तो भी लाइफ में सक्सेस तो हो ही सकते हैं. बट पीपल डोंट सी द स्ट्रगल दैट दे हैव टेकन और गॉन थ्रू आफ्टर दैट ड्रॉपिंग आउट, बिकॉज सोशल प्रेशर ऑन यू is something that only person feels, right? So
वो self realization है that has influenced a lot rather than my academics, right? And then self realization आ जाता है तो then people also get used to it. तारे ज़मीन का एक बहुत एग्जाम्पल है कि वो जो ईशान था was not going very good in education and kind of thing, and then his art was very good, that has been highlighted and flourished and kind of thing, and then eventually you see that he has improved in the academics as well, As well, right? Because parallel, anything that is happening around that person is very positive. Yeah. So that was the case, that I believe that whether you are great at education or you are not good at education, that doesn't matter. It's that you should be doing something that you love to do. And that's what I discovered when I was in college. What is my thing? Something that you love to do, if you get involved into that process, then everything around you keeps on improving. Right? So then my academics post college, which is usually a reverse in the other people case, so wahan pe I have done it. So I did the software engineering course for one of the finest institute in Ahmedabad back in 2001. It is called CDEC, right? Okay. And that was a central government. Yeah, that's अभी भी वो है, I guess. CDEC, There is a smaller unit. That's a different course. So Okay. I went through the course wherein 18 hours you used to stay in the campus itself. Oh, okay. And I did my software degree in 6 months, which covers the syllabus of maybe complete computering engineering, which is a 4 years syllabus. Wow. Okay. So I think that's the most competitive exam that I have passed through my kind of thing, because I got admission in the something where it ranks second in the entire India. Like there are around 40 centers, and out of that, the Ahmedabad one was the second one. Oh. And kind of thing. So I realized that this is something that, so I went into the computers and ITs and all, and then I realized, okay, I'm more into people management. So then I did my graduation. I did MBA from the best university in Ahmedabad. तो जो एक बंदा बहुत ही एवरेज था एजुकेशन के अंदर in the college life, and then so that 10 years was very struggling part for the rest of the people. For me, it was my objective, wherein those 18 hours was not even 6 hours for me. Right? तो वो एक है, पर yeah, academics do have an influence. I still believe कि अगर मेरे एजुकेशन जो मेरा स्कूलिंग था, अगर वहाँ पे मैंने इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया होता तो आई कुड हैव अ बेटर पर्सन राइट नाउ, राइट? बट आई डोंट थिंक सो कि आपने एजुकेशन के अंदर कुछ नहीं किया है तो यू कैन नॉट सक्सीड. Exactly. इट्स मोर अबाउट व्हाट आर यू रेडी टू डू दैट हार्ड वर्क, राइट, अलोंग विद स्मार्ट वर्क. जेनजी के जमाने में स्मार्ट वर्क थोड़ा ज्यादा हो चुका है, स्मार्ट वर्क along with the hard work. Hard work cannot be replaced. Yes, exactly. So what I personally think is that education quite is important. I am not disagreeing that, but college जाना जरूरी है. It's necessary to complete that 4 years. जिस तरीके के लोगों से आप मिलते हो, जिस प्रॉब्लम्स को फेस करते हो, कोई बुला रहा है, कोई नहीं बुला रहा है, सर्स का जो प्रेशर होता है, so basically वो तो करना चाहिए. हाँ, ड्रॉप आउट्स वाले केस अलग है, वो वी कैन काउंट इट एज एक्सेप्शन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वी कैन इन ગુજરાતી છે ને વેઢે ગણી શકાય એવા જ કેસ છે, બહુ જ કેસીસ નથી એવા. સો યસ, બટ સર વોટ ડિફરન્સ યુ ફીલ લાइक बिटवीन एवरेज स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योर्स? वो कोई डिफरेंस आप फील करते हो कि कोई एक ऐसा डिफरेंस, क्योंकि बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स आर एवरेज स्टूडेंट्स जो हम देखते हैं. Like we can say like almost 90% of them are average students, those who are currently entrepreneurs. So क्या difference आप feel करते हो कि एक ऐसा difference होगा? So I took entrepreneurship as an risk taking capabilities, right? Okay. अगर आपका risk appetite ज़्यादा है, right? If you have a patience for things that is happening around you, if your nature is experimental, right? This is all the keywords that I connect with the entrepreneurship, right? अगर आपको ये है कि आज सुबह बिजनेस में गए हैं, शाम को मुनाफा कितना हुआ, that's a businessman, right? Yes. Entrepreneurship is all about experiment. Entrepreneurship is all about having the goal and objective in mind, जिसको मैंने पर्पस के साथ कनेक्ट किया था.
if that is there, I think entrepreneurs they keep on experimenting. तो काफी हमने कोट सुने हैं कि भाई Yeah. I have not learned, like I have learned 1,000 way to get to the right thing rather than 1,000 failures that you might have faced, right? Yes, तो पॉइंट वही है कि एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो गलतियों से ही सीखते हैं, राइट? तो मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स दे हैव लर्नड, दे हैव मेड मोर मिस्टेक देन दे हैव टेकन राइट डिसीजंस, Yes, राइट? yeah. तो एवरेज स्टूडेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में रीजन यही है कि एवरेज स्टूडेंट गलतियां ज्यादा करते हैं, राइट? वो गलतियां ज्यादा करते हैं, सो दे लर्न अ लॉट. मेरा कनेक्शन हो सकता है, नॉट दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ इट, पर अगर मुझे कोई बोले कि ये क्या कनेक्शन हो सकता है तो वो ये है कि एवरेज स्टूडेंट दे हैव नथिंग टू लूज, राइट? सो दैट दे डोंट हैव अ फियर. So one of the thing in entrepreneurship that I have identified, I talk to a lot of entrepreneurs, and I see that they have no fear, right? उनके आसपास जितने भी कहानियां हैं जिनको सुनाई जाती है, even though they know that this person has failed by going this path, right? They will try to go to that. They might take a different path, but they will try to go to that destiny that is decided. तो वो नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, उसको शायद दूसरी तरह से करेंगे, तो करेंगे. अगर वो फेल होते हैं देन दे विल बी कन्विंस्ड, अदरवाइज नॉट. तो एंटरप्रेन्योर के केस में ये बहुत जरूरी है कि आप सुनो सबको, करो जो आपको सही लगे, आपको सही तो लगे. वो नेचर जो होता है ना, तो एवरेज स्टूडेंट इज मोर अबाउट हैविंग नो फियर. वो मुझे लगता है कि एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है कि इसकी वजह से शायद एंटरप्रेन्योरशिप में वो ज्यादा होते हैं. ओके. तो सर अभी जैसे लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, वो एक्चुअल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है नहीं होता है? सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एग्जैक्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? Digital transformation is not something which has to be end to end. I think there is always a small start to it. Okay. Because so I was talking to few people recently wherein they said that कि हमारे यहाँ सिर्फ email के अलावा कुछ digital है ही नहीं. Only thing is that we have an email address that we communicate occasionally. Okay. And I said that कि भी हमारा सभी कुछ paper पे चल रहा है. And how do we start? Digital transformation is also an expensive thing. A lot of people think that कि भी ये तो हो जाएगा ये वगैरह वगैरह वगैरह, पर ऐसा नहीं है. It's an expensive thing. Again, it's an investment. Definitely. Most of the time, digital transformation is an investment, and you might have to wait for it for your return to come. So that is also where people think about it. So what I advise is that all you need to understand that this is working for me, and you can start slow, right? Okay. And you can start with those people who are ready to embrace their transformation. Okay. Because digital transformation is not just a journey of an leadership. Digital transformation is a journey of the entire team. Because once you put a digital transformation, it is the people who are going to be affected is your client. Yeah. I would not say affected, impacted. Impacted, yes. Yeah. So it's your client, it's your team, right? And then last, the leadership team will come into the picture, right? Yeah. So you need to gain, you need to have that internal meeting first, right? And see that who are the people who are taking this as an initiative as a positive side of it. Okay. Because digital transformation is considered to be the friend Yeah. and not the enemy. A lot of people think that कि भी ये सब कुछ चल रहा था, इतने सालों से चल रहा है, इसमें कोई problem नहीं है, why this, right? Yeah. And at that point of time, they need to see the benefit of it, right? True. A lot of people has a lot of data, but they don't know. They don't have a connected systems. Yeah. They don't have a dashboard, which is usually helpful for making the right business decision based on the data. So, digital transformation को छोटे सी शुरुआत कर सकते हैं, and then you see the benefit of it, and then you keep on those things on that side. तो digital transformation का मेरे हिसाब से ये है कि it is always a friend to the people rather than kind of a cost or maybe investment or additional headache that people usually take it. True. तो सर इंडिया में क्या वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लोग अभी समझ रहे हैं? Post pandemic, I would say yes, because everybody understood that now anytime anywhere you need to be ready, right? Yeah. तो जो वो
I think from the sustainability aspect, as well as to respond to these pandemic situations, people realize कि यही option है. So on one side, it has been the blessings for the digital transformation companies, wherein people has understood. तो awareness का जो portion था वो वहाँ पे clear हो चुका है. Now the biggest challenge that I see right now is that which digital transformation is necessary, because like I said, it is an expense. People wanted to make sure that they have a limited budget for it, and they wanted to get an ROI on it. So बाजू वाला क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके बिजनेस के लिए क्या जरूरी है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो लॉट ऑफ टाइम व्हेन वी गो इनटू दिस कंसल्टिंग, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई गेट, हमको सर ये करना है, हमको वो करना है, हमको ये करना है, मेरा कॉम्पिटिटर ये कर रहा है, बट डू दे नो दैट सिंस हाउ मेनी इयर्स दे हैव बीन डूइंग इट, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल दैट ऑन द सोशल मीडिया सेज दैट कि रील बनानी है सर, राइट? मैं बोला कि रील बना रहा है, आपको पता है कि वो रील में से उनका कितना बिजनेस आया हुआ है, राइट? दे आर मेकिंग रील्स, 1 रील अ डे, मुझे 30 रील्स कर दी है, राइट? बट दैट 30 रील्स आर दे गिविंग ROI? वो कॉम्पिटिटर ने आपको बताया हुआ है, तो वो शायद टाइम वेस्ट भी कर रहा होगा. What you need is the customer. Yes. You don't need a reels, right? Yeah. रील तो एक माध्यम है जिसके थ्रू आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं. Exactly. तो आप अगर 3 रील से लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो आपको 30 बनाने की जरूरत ही नहीं है, right? Because that is incurring a time. तो पॉइंट ये है कि आपको खुद का सेल्फ ऑडिट करना चाहिए. आपका क्या, तो लॉट ऑफ पीपल दैट आई टॉक टू, आई ऑलवेज ट्राई टू से दैट कि आप अपना खुद का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हैं rather than getting used to it. You can always discuss that in the meetings, but whether it's right for you or not, that aligns with the purpose of yours, right? तो आपकी कंपनी का क्या पर्पस है, आपका इमीडिएट गोल क्या है, आपका रेवेन्यू टारगेट क्या है, उसके ऊपर से डिसाइड होता है कि यू शुड बी इन्वेस्टिंग दैट मच ऑफ इट. तो दैट्स समथिंग दैट इज दैट. तो pretty much I would say that a lot of people has a myth about the digital transformation, and it is more of a social influence to the people. तो वो मुझे लगता है कि lot of people has to change their decisions based on that. तो सर व्हाट यू फील, जो भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इट्स कमिंग आउट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया, लाइक बाहर की कंट्रीज में वो चीज़ हुई, वहाँ चल रही है, नहीं चल रही है, वी डोंट नो दैट, और फिर यहाँ आ रहे हैं और वहाँ यहाँ चल रही है इंडिया में. बट क्या आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है कि बाहर वो लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लाइक अभी हम AI की बात करते हैं अगर, तो जितना AI इंडिया में यूज़ हो रहा है, तो क्या बाहर यूज़ हो रहा है इतना? AI यूज हो रहा है जितना इंडिया में ही हो रहा है. द क्वेश्चन इज कि हु इज यूजिंग इट राइटली, राइट? तो क्वेश्चन ये है कि बिकॉज ऑफ दिस सोशल इन्फ्लुएंस, और ये जो आपने बताया कि भी एवरीथिंग दैट कम्स टू इंडिया इज एन वेस्टर्न कल्चर्स इन्फ्लुएंस, यस, वेस्टर्न कल्चर, और वो चीज को करने के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी को रोका नहीं है कि समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट, राइट? और हमारा यही है कि जो यूएस में OTT प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज चल चुकी है, उसी सीरीज की सक्सेस को आप हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लेके आए, एक कैरेक्टर बदल देते हैं, करे. तो वी हैव बीन गिवन दैट कल्चर, राइट, बाय द सोसाइटी, वेर इन यू कांट इन्वेंट द थिंग, यू कैन ओनली गेट इंस्पायर्ड, राइट? तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है कि पहले वो लोग करते हैं, बाद में हम करते हैं, पर ये नियम नहीं है. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट. सेकंड थिंग इज दैट doing things is important, but doing things in a right way is more important. Okay. Right? And to do it right way, you first need to be a thought leader in that particular thing. Okay. Right? So you have to gain the knowledge about it. So first you need to get an information. So information, then you understand that information, you process that, that becomes a knowledge, and that knowledge needs to be implanted into any of the things, right? और हम लोग क्या करते हैं कि whenever there is a buzz around things, तो हम वो ट्रेंड के साथ चले जाते हैं, and we start experiment with the things, and that's not the right way to do it. So there is always a structured way for the AI adoption, right? अगर सिंपल सी बात कर ले कि ChatGPT, जो कि आज बहुत ही कॉमन है amongst everybody. अब वो है कि ChatGPT डालो, ऐसे इंस्टॉल करो, उससे बात करना शुरू कर दो. That's not the way.
The right way is the prompt engineering. Prompt Right? engineering. तो prompt engineering क्या है, वो वर्ड नया है, उससे ही लोग घबरा जाते हैं. और prompt engineering कुछ भी नहीं है, आप कैसे context देते हैं, that's they have given a word to that. तो हर एक टूल का एक खुद का तरीका है कि उससे कैसे बात की जाए, right? And that prompt engineering. So I always say that कि कोई भी टूल को इंस्टॉल करो, राइट, या कहीं पे यूज करना शुरू करो, सबसे पहले उसको यूज कैसे करना है वो जब तक नहीं जानेंगे, इट वुड बी प्रॉब्लम. सिंपल सा एग्जांपल है कि आपने घर में हैंड मिक्सी लिया है किचन के अंदर, यू नो दैट यू हैव टू प्लग इट इनटू द and then you have to switch it on and then it will start working. And there is a way wherein they have given a manual to it. Yes. And manual says that you should not, this is the power voltage it should get and kind of thing. And then there is a process to it. So there is a chance कि आप गलत जगह पे डाल देंगे और वो हैंड मिक्सी वहीं पे बंद हो जाएगा. Yes. Right? True. So ये आज की बात नहीं है prompt engineering. Right? मैं कनेक्ट करता हूँ, हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ आपके साथ मैनुअल आता ही है और अलग अलग लैंग्वेज में भी आता है. Right? Nobody reads it because they know कि भी हाँ ऐसे यूज करते हैं. But whenever you are using something for the first time, you should go with the manual and making sure that everything is right. It's more about approach, right? So AI का adoption वेस्टर्न कंट्री में भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है. और काफी बार तो जो चीज 6 महीने बाद आपको पता चलती है कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल फ्रॉम द कॉस्ट पर्सपेक्टिव, वो शायद आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ही समझ जाएंगे अगर आपने उसको शुरुआत से ही किया होगा. कि अगर ये करना है, इसको ऐसे यूज करना है, ये वगैरह है वगैरह, तो यू विल बी गेटिंग टू नॉलेज. तो ये मेरा मानना है कि एआई का एडॉप्शन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन है, rather than एआई का एडॉप्शन. तो What are your thoughts? Like हो रहा है adoption सही नहीं हो रहा है. Okay. That's what, if I talk about the people that I talk to, the within the company itself, मैंने वो देखा, and that's the initiative that we have, that so we have to make those changes in the organization, and वो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा sustainable नहीं है. Exactly. Yeah. They will be using your tokens and you will be running out of your money. Yes. But if you know how to save those tokens, probably you can get more work done. तो सही तरीका और वो नहीं है, and I think there is an awareness about it. It's not just us. Everybody is now aware that कि ये करना पड़ेगा, and it will be there. So AI is not going anywhere, so everybody has to do. Yes, that's what my now further question was. Like, is AI going to vanish? Like अभी बहुत ऐसी बातें चल रही है, बहुत AI हो गया है, bubble हो गया है. No doubt, I would not say it is a bubble. It is very useful thing. But क्या वो like limit आ जाएगी AI में यूज करने में यार वो सब? बिकॉज अभी जैसे हम बात करने जाएं तो क्लाउड ने अभी नया वर्जन लॉन्च किया था एंड यूएस गवर्नमेंट हैज फोर्स देम टू टेक इट डाउन. Fable 5, I guess. I'm not wrong. Correct. Yes. So I consider AI as an assistance. Okay. That you should not be driven by AI, right? तो आप अपना पूरा का पूरा डिपेंडेंसी अगर AI पे कर देंगे तो it's a problem, but it's an assistance. If I go back in 2003, same thing was with the Google, right? Okay. For everything and anything you were using Google. Anyone was Right? आप कोडिंग की दुनिया में हैं तो भी कोड वहाँ से उठाते थे, and then even if you are doing any research, you are doing it in the Google. But that has not replaced any of the software developers or any of the business owners, right? अब वो Google का एक एडवांस वर्जन आ चुका है जो कि AI है, Yes. राइट? और AI को अगर गूगल की तरह जैसे आपने पिछले 15 सालों में यूज किया है, पिछले 20 सालों में गूगल को जैसे यूज किया था, एनी ऑफ द सर्च इंजन, नॉट जस्ट गूगल, उसी तरह से अगर असिस्टेंस के तौर के ऊपर आप AI को यूज कर रहे हैं, यू आर स्टिल इन अ कंट्रोल, राइट? एंड यू आर गेटिंग थिंग्स डन योर वे. द मोमेंट आप उनके वे में करने शुरू कर देंगे, यू आर लूजिंग द कंट्रोल. Okay. And the biggest fear is that you are not in a control, and that's why you make all these mistakes. Okay. तो AI को मुझे लगता है कि as long as you are using as an assistance, right, it is sustainable. पर जब AI ही आपका डिसीजन लेना शुरू कर देगा और AI के ऊपर ही पूरी कंपनी डिपेंड हो जाएगी, तो आई थिंक दैट इट बिकम्स नॉन सस्टेनेबल. एंड ऑब्वियसली एथिकल यूज ऑफ AI इज वेयर दिस व्हाट यू मेंशन अबाउट कि वो क्यों बंद किया गया, राइट? इट वाज सो पावरफुल दैट इट कैन बी यूज्ड अनएथिकली,
Okay. right? So ethical use of AI. So that is what I was yesterday. I was in one of the college where I am one of the board of member for their syllabus and all those design. And we were discussing all about AI. We were discussing about 45 minutes out of 1 hour for only AI only. Okay. And the topic for the discussion, should they allow students to use the AI, right? Officially, because anyway they have a mobile devices wherein they finish their assignment and everything, they do their research and kind of thing. तो वैसे भी है, तो officially क्या वो कर सकते हैं कि कर सकते हैं? What could be impact of that, right? And everybody discussed about it, and then we concluded that along with allowing that AI with some framework, right, and the guidelines, you also need to have a separate session on ethical use of AI, Okay. right? Nice thought. Because अगर आप किसी को एक चीज को एथिकल वे में नहीं समझाएंगे, जो फायदा करने वाली चीज है वो नुकसान भी कर सकता है, Yeah. और वो नुकसान करना जो है वो अगर किसी को नहीं बताएंगे तो दे कैन मिसयूज दैट, एंड मिसयूज ऑफ दैट वुड लीड टू अ स्टेज के ये दिस वाज अ रॉन्ग डिसीजन फॉर अ कॉलेज, ये अलाउ नहीं करना चाहिए था, बट एवरीबडी इज यूजिंग फॉर द बेनिफिट, राइट, देन इट विल बी अ राइट डिसीजन. तो एथिकल यूज ऑफ एआई which is very subjective, किसी को कोई चीज एथिकल लगती है, किसी को कोई नहीं लगती है, but there should be a rule or governance or something wherein you, and this is something not be, so when I say governance, this is not one authority or one thing, it's human. As an individual we have to say कि ये करना है, ये नहीं करना है. जैसे कि आप किसी के everybody, आप किसी की मोबाइल यहाँ पे पड़ा है, आप नहीं ले सकते, आप उसको चोरी नहीं कर सकते. That's an Unethical thing, yes. So there is no government here to stop me. Yeah. But I will not do it, right? Yeah. तो वो जो ethics जो होता है वो इंसान खुद को करना पड़ता है, और वो कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो खुद का है डिसीजन, राइट? Yes. तो वो कर रहा है इसलिए मैं करूं वो भी एथिकल, दैट्स अ रॉन्ग फिलोसॉफी. आपकी सोच क्या है वो इम्पोर्टेंट है. तो मुझे लगता है कि एथिकल यूज ऑफ एआई इज सस्टेनेबल. AI assistance is going to create a wonders for you, because case studies, successful case studies says that by using AI, probably you are bringing around 7x efficiency in your Definitely. work. Yeah. Earlier when it has been started, it was 3x. Since the model has evolved, now it's a 7x Yeah. and even better quality. True. तो अगर क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, अगर एफिशिएंसी आ रही है, तो व्हाई नॉट टू डू इट. एंड लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट कि भाई एआई जॉब खा जाएगा, नहीं खाएगा. उसका रीजन है क्योंकि अल्टीमेटली यू स्टिल नीड अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो ह्यूमन लेड एआई अगर इवोल्यूशन कहीं पे भी हो रहा है तो ह्यूमन तो जरूरी है ही. हाँ, ये जरूरी है कि जो लोग एआई का एडॉप्शन नहीं कर रहे हैं, दे माइट हैव अ प्रॉब्लम, because people are looking for people who are AI enabled. Yes, true. Right? तो वो जगह पे प्रॉब्लम आ सकता है. तो AI को एम्ब्रेस करना चाहिए, जैसे ही हमने गूगल को किया था, राइट? जैसे ही हमने टेलीफोन को किया था, Yeah. राइट? जिस कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें शुरुआत में प्रॉब्लम्स आए हैं, रेजिस्टेंस आए हैं, एंड अल्टीमेटली इट इज बीइंग प्रूवन कि ये अच्छा है. जब OTT नया आया था, इट वाज सिनेमा का क्या होगा, राइट? थिएटर्स का क्या होगा. True, आज true. OTT भी एक कन्वीनियंस के तौर पे Convenience. चलता है, Yes. एंड इट हैज बीन ब्लेसिंग्स टू द पीपल. Yes. तो नई चीज आती है तो वो प्रॉब्लम करती है, बट आई थिंक देयर इज नो ऑप्शन. बट सर, लाइक ये क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी रिसेंटली किसी ने पूछा था और मेरे पास नहीं था, टू बी ऑनेस्ट. जैसे आपने बताया गूगल आया तो लोग डिपेंडेंट हो रहे थे गूगल पे, गूगल सर्फ कर रहे थे, इधर हर चीज पे गूगल पे जा रहे थे. अभी वैसे ही एआई का यूज हो रहा है. और जैसे हमारी बात हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट के अगर देखने जाए तो ह्यूमन टच चाहिए, बट अभी मुझे दो जो फ्रेशर्स हैं जो मुझे इनिशियल रखने पड़ते थे वो नहीं रखने पड़ रहे हैं. सो अभी जो ये क्वेश्चन था वो मुझे फ्रेशर नहीं किया था, तो हमारा क्या. अभी कर्सर आ गया है जो कोड कर रहा है, बेसिक कोडिंग, और सब बेसिक तो नहीं, आई वुड से एडवांस लेवल कोडिंग भी कर्सर कर पाता है. तो मतलब अभी ऐसा हो गया है कि मेरे को एक कर्सर का सब्सक्रिप्शन चाहिए और एक 4 years का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, एंड आई एम सॉर्टेड.
सो वो ये वाले टाइम में जो फ्रेशर्स हैं जो अभी जस्ट पास आउट हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? सी मैं उसको अलग तरीके से ले रहा हूँ Okay. कि अर्लियर फ्रेशर्स वर डिपेंडेंट ऑन द एक्सपीरियंस पीपल Yeah. and the projects that they can work with and kind of thing. तो AI को fresher इस तरह से यूज कर सकते हैं कि now lot of things that they can ask to the AI, right, and learn from it. Yeah. तो for example with the prompt engineering आपको अगर कुछ भी सीखनी है तो आप prompt दीजिए, वो आपको कोड देता है and that explains why this code. Okay. अर्लियर ये समय किसी के पास नहीं था। आप किसी सीनियर को जाके पूछिए कि मुझे ये समझाओ ना कि ये कोड करके आ रहा है, बोलेंगे कि भाई ये तुम अब खुद से सीखो, मेरे पास ये टाइम नहीं है। Yeah. Right? True. Now from the code you can build the algorithm, and from the algorithm you can build the business requirement, and from the business requirement you can create the purpose. Got it. Think about without AI, was this possible or not? It was not. Not. So initial phase में जब they are looking for a job opportunities and when they have a time, right? Because anywhere when they are going to appear for an interview, right? The first thing is that resume में पूछेंगे कि आपका experience क्या है, तो screening में जाएंगे. Yeah, definitely. So they have to say that since last 1 year I have been doing this. Now that doesn't need to be anymore. मैं बताता हूँ ये कहीं पे भी जरूरी नहीं कि आपने कॉर्पोरेट में काम किया है कि नहीं, आपने किया क्या है वो इम्पोर्टेंट है। Yeah. पिछले 1 साल में एक साल में, yes, आपने true. पास आउट किया और आप 1 साल बाद की बात कर रहे हैं, वो 1 साल में आपने क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। आपने जॉब की या नहीं की, आपने फ्रीलांसिंग किया या नहीं किया, ये सब कोई नहीं पूछता है, राइट? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि आपने क्या किया। वहां पे अगर इफ यू कैन डिस्क्राइब योर केस स्टडी, जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया या जो भी किया है, रिसर्च किया कि दिस इज हाउ आई हैव बीन डूइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग एंड थिंग, 1 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया आपको, यू नो लॉन्गर अ फ्रेशर, ट्रू, राइट? अब वहां पे जाके आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहां पे फ्रेशर्स तो मैं तो अलग से देखता हूँ कि पहले फ्रेशर्स को काम करना था तो दे वर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस पीपल, राइट? अब तो मुझे फ्रेशर से भी काम करना है तो भी पॉसिबल है बिकॉज मैंने उसको एआई दे दिया है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट दे विल आस्क. सो इट इज हाउ यू मोल्ड दिस फ्रेशर पीपल, राइट? दैट इज इट्स योर मैनेजमेंट स्किल कि अब आपको फ्रेशर को किस तरह से लेना है. आपको फ्रेशर लेना ही नहीं है ऐसा नहीं है, आपको फ्रेशर को मैनेज करने का तरीका बदल गया है जो ज्यादातर लीडर्स नहीं समझ रहे हैं, राइट? एंड सेकंड थिंग, जो फ्रेशर है वो लोग यही सोचते हैं कि मुझे कोई सिखाएगा. अब वो ह्यूमन के बदले उनको एआई देख रहा है. सिर्फ फर्क इतना है, पहले उनको ह्यूमन सिखाते थे, अब उनको एआई सिखाएगा. तो मुझे लगता है कि है प्रॉब्लम. आप जो बोल रहे हैं वो प्रॉब्लम है. लॉट ऑफ पीपल सेज दैट कि हम कॉलेज में नहीं जाना चाहते, फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्लेसमेंट्स ड्राइव आर वेरी ड्राइड आउट एंड एवरीथिंग. सो ये रियल टाइम है. पर वो प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ्रेशर की जरूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के पास काम नहीं है. तो ये मार्केट के अंदर एक गलत इंफॉर्मेशन ये भी है, ये पूरी कम्युनिटी के अंदर, कि फ्रेशर की अब जरूरत नहीं है. दैट इज वेयर दे गेट सफर. इट्स नॉट दैट द कंपनी डजंट हैव द वर्क, व्हाई वुड दे कम? तो कंपनी में भी काम कम हो चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जगह पे आपका काम है ही नहीं. तो यू डोंट हैव टू क्विट दिस कैरियर. मुझे तो कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि सर शुड वी कंटिन्यू विद दिस कैरियर और वी शुड लुक फॉर अनदर कैरियर इटसेल्फ. इसकी जरूरत ही नहीं है. It is just that everybody has to change their traditional way of looking at the things. अगर ट्रेडिशनल वे में देखोगे कोई भी लेवल पे, फ्रेशर हो या लीडरशिप हो, तो आपको यही लगेगा कि पुराना गलत है. पर अगर नए तरीके से, नए नजरिए से देखते हैं तो एवरीथिंग वाज इन पास्ट इज स्टिल रिलेवेंट, बट वहां पे वो काम करने का तरीका बदल चुका है. अब तरीका जो बदलोगे नहीं तो प्रॉब्लम है. तो वो तो है ही. तो आई डोंट एग्री टू दिस पॉइंट कि फ्रेशर्स के लिए कैरियर नहीं है, सिर्फ तरीका बदलेंगे उसके लिए. इनफैक्ट आई वुड से कि नई जनरेशन जो है वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है देन द मिलेनियंस एंड देन जेन एक्स, राइट? वो ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो लोग एक्सपेरिमेंट करना भी चाहते हैं. बिकॉज आई एम इन काइंड ऑफ एन बैकग्राउंड वेयर आई लाइक टू डू एन एक्सपेरिमेंट. तो वो लोग करते हैं. जो सीनियर पोजीशन लीडरशिप में है वो एक्सपेरिमेंट से डरते भी है, एंड दिस इज अ नेचर.
Nature. 40-50 की साल में जगह, you don't want to experiment too many things. Yes. And you are living in an era where you have to keep on experimenting. हर 6 महीने में कुछ चीजें बदल जाती है. How can you stay with the same thing? तो मैं तो ये बोलता हूँ कि even they have got a more value now. Yes, अगर वो approach में change करें approach तो. में change आ जाए. Like what I have seen is like इतने सारे software developers were applying for SEO position. Correct. Because they are not getting jobs in, like, no doubt vice versa है, like they have not equipped themselves or enhanced themselves with AI, और companies के पास है भी नहीं वर्क के वो जॉब दे. बट मैंने पूछा कि भाई तू सॉफ्टवेयर डेवलपर है, व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर SEO पोजीशन, तो वो बोल रहे हैं कि क्लोजेस्ट टेक्निकल यही लगा. मैं बोला क्या है SEO? वो आइडिया नहीं है सर, वो सीखना पड़ेगा. मैंने बोला कि क्या चल रहा है, लाइक दिस मच डेवलपर. लाइक एक बार तो ऐसा था कि डेवलपमेंट एक अलग सेक्शन गिना जाता था कि भाई इतने सारे डेवलपर, हाँ डेवलपर बनना है, लाइक बहुत ट्रेंडी फैंसी वर्ड लगता था. और वो ही लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं SEO, मार्केटिंग और वो साइड. सो व्हाट आर योर थॉट्स, लाइक वो एजेंसीज को इसमें फर्क पड़ेगा, लाइक जितनी भी IT कंपनीज है AI की वजह से? मुझे लगता है कि these are the two different way I wanted to answer this. One from the person who is adopting SEO as a career from the technical background. But I would say marketing as a career. Yes, SEO is marketing. not a career. Yes, marketing. Marketing is a career. Yes. So मैं जब यही सेम क्वेश्चन जब हमारी टीम में लोग पूछते हैं लोगों को, तो दे कंसीडर दिस एज एन लास्ट ऑप्शन. कि मेरा कोर गोल था वो नहीं मिला, इसलिए अब कुछ तो ले लो. कुछ तो ले लो. एंड वो नहीं होना चाहिए कोई भी कैरियर के अंदर. Not in the SEO, not in the development. The career should be something which is your first option. Right? तो कोई बंदा मुझे अगर इंटरव्यू में ये बोलता है कि I did some my engineering and I found that I am not a tech guy, right? I am not into coding, right? और I am more of a marketing. मुझे सेल्स करना ज़्यादा पसंद होता है, मुझे लोगों से बात करनी अच्छी लगती है, मुझे बिजनेस को समझना जरूर अच्छा लगता है, मुझे ये, that is the right career for him. And even though if he's a great coder, I would say shift it to the marketing. Even though your company has hired you for Python coding, do it for initial 6 months. Go out there and request your reporting manager that I want a shift in my career. क्योंकि तुमको पसंद ही वो चीजें हैं कि जो मार्केटिंग साइड है. वेयर इन मार्केटिंग के अंदर भी SEO, जैसे मैंने बताया, SEO, PPC, ये वगैरह जो भी कैरियर जो हम बताते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर, ये वगैरह वो कैरियर नहीं है, वो एक कैरियर का सब पार्ट है. कैरियर जो है वो मार्केटिंग है. एंड फॉर मार्केटिंग दे हैव टू आल्सो अडॉप्ट द, if they are born marketers, right, then there is no problem. पर जब ये कैरियर शिफ्ट आइडेंटिफाई करते हैं, you need to go for a formal education as well. And that is why I say that there are a lot of online courses that you can opt for and understand the theoretical subjects as well. So I don't think so कि भी ये कैरियर शिफ्ट करना वो गलत बात है, पर you have to identify where is your niche. तो वो अगर फ्रेशर्स जो भी है वो अगर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम नहीं है. एंड फ्रॉम द कंपनीज पर्सपेक्टिव, इफ दे आर हायरिंग दैट रिसोर्स जस्ट बिकॉज कि भी ये कैरियर के अंदर शिफ्ट करना चाहता है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम ऑन अ बजट, तो मुझे ये पैकेज के अंदर मिल जा रहा है इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ, दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच फॉर द एजेंसी. क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका क्लाइंट के लिए जो ड्यू डिलिजेंस है वो नहीं कर पाएंगे. So you have hired somebody on a budget, you have solved one problem, but you are going to be experiencing another problem soon. So if you are ready to deal with that, you can solve this problem. Otherwise, let this problem remain here because that is internal, right? Then it will magnify in the future with the client, and that will be a lost opportunity on the revenue side. तो एजेंसी के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि readers needs to also understand the purpose. हमारे यहाँ एक interesting interview process है. Even though before we do a screening call, हम 20 से 25 questions पूछते हैं via email. और वो questions क्या होते हैं? तुमको कौन सा कलर पसंद है, तुम्हारा हॉबी क्या है, तुम सैटरडे संडे को क्या करते हो, तुम मूवीज कौन सी देखते हो, तुमने कभी लाइफ में बुक पढ़ी है, पॉडकास्ट करते हो कि नहीं, सुनते हो कि नहीं, क्यों वो सुनते हो, क्या है लाइफ का गोल. इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर से स्क्रीनिंग कॉल के लिए लोग फिल्टर होते हैं. ओके, एंड टू योर सरप्राइज इसके लिए लोग चैट GPT भी नहीं करते.
because these are very simple questions. It is all about you. It is not about me. Yeah. Right? और तुम्हें जो पसंद है उसके ऊपर से हम इवेल्युएट करते हैं कि ये जो पोजीशन के लिए अप्लाई करने जा रहा है वहां में ये राइट फिट है कि नहीं. Wow. And since we introduced this method since last 2 years, we have found that the screening call that we go to, there is an alignment. There is an alignment for Alignment. it, Okay. right? Okay. Because we are a people first company. That's what I tell to the people. Yes, rest of I the world, right? noted that. Yes. And that people first comes with the process of hiring. Okay. कि आप क्या चाहते हो, मैं क्या चाहता हूँ वो तो मैंने लिख दिया है ओपनिंग के अंदर. Right? आप क्या चाहते हो कौन पूछता है? Yeah. कोई नहीं पूछता है. Yes. We start with that particular thing. So सर अभी जो मेरा क्वेश्चन है जो आपकी लीडरशिप फिलोसॉफी में है कि पीपल फर्स्ट रिजल्ट फॉलो, तो सर वो आपका रियल बिजनेस प्रेशर में क्या वो प्रैक्टिकल ऑप्शन है, लाइक जब रियल बिजनेस प्रेशर होता है तब? है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इन द इंडस्ट्री विच इज ऑल अबाउट डीलिंग विद इंटेलेक्चुअल पीपल, राइट? मशीनरी, कंप्यूटर, इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट compared to the other manufacturing unit or any other industry you take. So it's all about people, right? And who will deliver the result? The people will deliver the result, right? So if you don't have the people in center, right? And when I say people first, it is not just the employee. It is sometimes the client as well, right? Okay. It is not just limited to the client. Now this is where people say कि आप थोड़े पागल टाइप के इंसान हो. नहीं, politically correct हो रहा है. It is also the vendors as well. Okay. Lot of time people make a business, as a business owner, you do not respect your vendors. पर आपको पता ही नहीं है कि आपको बिजनेस के चलाने के लिए वो वेंडर्स जो हैं आपके जो सप्लायर्स है वो भी कितना इम्पोर्टेंट. पीपल आर ऑल्सो देयर. सो देयर 3 P's that I am always talking about, and then the 4th is the community, right? So but the 3 day-to-day life that you live in is your own team, is your vendor and your client. Now everything is in place, right? In the center, obviously result will follow. Either it would be a success for the client, that is a result, the ROI that client has received. Either it's the money that you made, the profit margin, that's the result. Or maybe somebody who has gained the knowledge, as in your employee, like knowledge या experience हुआ, ये वगैरह skills develop हुई. So result को आप क्या यही देखते हो कि result is something which is a profit for the business, or result is someone is benefited. इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, एम्प्लॉय का नॉलेज बढ़ा है. इसमें मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्लाइंट जो 2 आदमी की कंपनी थी आज 22 आदमी है. इसमें दोनों में कुछ नहीं हुआ है, मेरा प्रॉफिट हुआ है, राइट? तो रिजल्ट के 3 तरीके होते हैं. आपको कौन सा रिजल्ट देखना है, राइट? आपको तीनों नहीं मिलेंगे. आई अंडरस्टैंड रियल लाइफ का जब आपका क्वेश्चन था कि रियल टाइम में कितना प्रैक्टिकल है, तो अगर मैं देखूंगा कि तीनों के 3 बेनिफिट हुए, वो नहीं होगा, बहुत रेयरली होगा. पर तीनों में से एक तो हुआ ना. If that is your people first, that's not a problem. Then it's not difficult to implement in the practical life. पर ये पर्पस ही किसी का नहीं है कि 3 में से एक होना चाहिए, then it's a problem. तो people first, when I say that somebody should be benefited. अब तीनों में से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, then that agreement needs to be dissolved. Either it's an employment, or it's a company that needs to shut down, or maybe the client that might have to find another agency to work with, right? अगर तीनों के तीनों में से कोई नहीं हो रहा है तो. Sir, we will have a convo on this in detail, to be honest. तो sir, let's first discuss people side, like employee side. तो कब empathetic होना चाहिए, कब strict होना है? ये सारे पर्सनल एक्सपीरियंस के वजह से ही मैं पूछ रहा हूँ आपको कि कब empathetic होना चाहिए और कब strict होना चाहिए. This is very good question and very close to my heart, because in my company I consider to be more of an empathy side. लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप बहुत सहन करते हैं. Means you should sometime take a decision early than delaying it by showing the empathy to the people, to the client or to the vendor, right? और इसमें थोड़ा बहुत मैं भी improve हो रहा हूँ in the empathy, and because there is a very thin line before empathy and then taking a hard decision. So there is a trap called people pleasing.
Okay. Empathy वो connected है with the people pleasing. Lot of time you take a decision because you don't want somebody else to get dissatisfied. आपको उसको खुश करना है. Okay. That is why you are empathetic behind them, right? Mm-hmm. So if you leave and make a change in this people pleasing thing, right, then it's going to be helpful. So you are empathetic, right? That's fine. But if your empathy is just because you want him to be pleased Yeah. with your presence, just because you need more followers Yeah. in your organization, then it's a problem, Yes, exactly. right? True. So अगर people pleasing वाली effort को अगर साइड पे रखते हैं और उसको साइड में रखने का बहुत इजी तरीका है. Hmm. मैं हर एक चीज में आपको हाँ नहीं बोलूंगा. फॉर एग्जाम्पल यू गेट अ मीटिंग इनवाइट, Hmm. राइट, और आपको मना नहीं करना है. उसको मना करूंगा तो बोलेगा कि क्या है यार, हम बुलाते तो तुम नहीं आते हो वगैरह वगैरह. Hmm. यू नीड टू लर्न से हाउ टू नो, Okay. राइट. वो फर्स्ट चीज है जो एम्पैथी के साथ नहीं आती है. If people will think that you are not empathetic to this. Yes, if we are Right. telling no. Yeah, you are saying no, so it's not empathetic, right? Yeah. So how to say no? So I give you a very simple example. You got a meeting invite and you have a deadline to achieve as well. But because you got a meeting invite and you wanted to be empathetic with your friends or maybe your boss, right? You will say yes to it. And there is always a way to say no. Hmm. मना कर देंगे तो offensive लगेगा, right? So you can straight away not say. So you have to tell the reasoning behind it. Yeah. I am on a deadline for this project. The invite you have sent is really meaningful for me. Hmm. I might not be able to part of this meeting. I'm happy to take a minutes of meeting out of that, follow up by my any questions that will be there. The only loss is that I will not be able to contribute actively, which I will make sure that if I can do, I will also add that point to it. With your permission, can I be declining this meeting or not? You take this permission and that person will say, because the ultimate goal was to contribute, Yeah. understand, Yeah. and implement. Yeah. That was the purpose of the meeting, Yeah. right? The purpose of the meeting was not your physical presence, Hmm. right? So that is how you say no to the things. Yeah. So once you start learning about no, Hmm. how to say no, that empathy piece is automatically being covered, Okay. right? And then empathetic leadership and the servant leadership, these go side by side, and it has a thin line between the accountability. बोलेंगे कि भाई अगर हमें ही साथ में बैठ के करना है तो who is responsible for this? तो accountability वाला जो word है ना वो it needs to be understood very well. Yeah. The accountability with ones, we will discuss about it. But to empathetic leadership, my experience is more about giving people a chance one or two times. That's where you have shown the empathy. But then there is always a line. You need to draw a line to that. Then the empathetic leadership is worth doing it. Yeah. If you can remain empathetic, you might probably not be able to, because आप शायद एक या दो लोगों को बेनिफिट कर रहे हो पर बाकी के 40 लोगों को आप Exactly. कर रहे हो नुकसान भी. Yeah. तो आपको वहां पे वो भी गोल रखना है कि are you also affecting the not larger audience, but the audience which is also deserving Yeah. the progress. Yeah. So your empathetic leadership will not also get stuck your progress in the life. I'm not saying perfection, but the progress towards perfection. If that is hampering, then the empathetic leadership is not doing it. So empathy also has some rules and regulation, right? And that needs to be communicated upfront. So there is no disalignment in the communication. तो वो important होता है. So एक दो बार चांस देने चाहिए and after that we have to be strict, right? Correct. You have to go by the rules. Yeah. I'm not saying it's strict. It's strict because people think it's a strict. It's just you have a standard SOP, you have a systems in place, you have to just follow that. Yeah. But without system and processes, if you keep on leading empathetically, Yeah. your growth will have ups and downs. Yeah. Sometimes being an empathetic leader, you will be growing at a very peak and very fast level. Sometimes you will also come down the same day. So it's a balance in empathy is always required. So सर मैं थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में मेरा शेयर करूँगा. Like in my organization, people feel I am strict one. Like मैं जब होता हूँ लोग बोलते नहीं हैं,
मैं जब होता हूँ तब उनको ऐसा लगता है कि हाँ काम सही से करना है वरना ये बंदा बिगड़ेगा बराबर. सो व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज, एट द एंड मैं क्लाइंट को खुश रखूंगा, क्लाइंट को अच्छा काम दूंगा. माय एंड गोल इज क्लाइंट हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि आई एम द टेकिंग द मनी फ्रॉम हिम. फिर कितना मैं उनके पास जा रहा है, मेरे पास बच रहा है नहीं बच रहा है, दैट्स ऑल सेकेंडरी थिंग. मेरा जो पीओवी है वो है कि क्लाइंट खुश होना चाहिए. क्लाइंट खुश होगा, वो पैसे देगा, एंड आई एम विल बी इजीली टू प्रोवाइड देम. लाइक जो भी होगा प्रोसेस और जो भी होगा मैं उनको वो पैसे बांट पाऊंगा. राइट मैं अभी एज अ मीडिएटर काम कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट. तो बट बहुत बार कैसा होता है, एम्प्लॉय ये चीज समझते नहीं है. वो अपना काम कर रहे हैं, क्लाइंट का क्या हो रहा है उनको मतलब ही नहीं है. वो जस्ट आ रहे हैं करके जा रहे हैं, बट कुछ फायदा नहीं हो रहा है क्लाइंट को. एट द एंड क्लाइंट क्या होगा, अनहैप्पी होगा, चला जाएगा. तो फिर मैं उनको कैसे खुश रख पाऊंगा. सो मेरा जो होता है प्रोसेस, तो am I thinking anything wrong in this, or what are your thoughts about that? Okay, so there are two ways of thinking about it. What you have recently explained to me कि ये point of view के अंदर client is in center. Yeah. Client is in center and everything that you do, ultimately, even if you are going to benefit them, कि अच्छे प्रोजेक्ट ला रहा हूँ, अच्छे इंक्रीमेंट्स और इंसेंटिव्स दे पाऊँ, यही आपका गोल है. पर क्या आपने कभी ये टीम को पूछा है कि उनको सिर्फ नॉलेज और पैसा चाहिए, या उनको कहीं ना कहीं एज एन लीडर आपसे कोई एम्पैथी चाहिए, कोई रिकॉग्निशन चाहिए, या आपसे कोई अप्रिसिएशन चाहिए? और मैं जब भी ये अप्रिसिएशन की बात करता हूँ ना, वो बहुत ही छोटे तरीके में होता है. दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हेन आई वाज ऑन अ जॉब रोल. Okay. राइट 8 घंटे के अंदर जब सीईओ अपनी कैबिन से बाहर आके आपके शोल्डर के ऊपर सिर्फ हाथ रख देता है ना, एंड से कि भाई शू करो छो आज, डू यू गेट स्टक समवेयर? कहीं पे अटक चुके हो, मैं कहीं पे मदद, मुझे पता है कि वो कोई मदद करने वाला नहीं, मीन्स कर नहीं पाएंगे, करने वाले नहीं है. हिज इंटेंशन इज टू डू दैट, बट आई नो कि ये कोडिंग में मैं फंस चुका हूँ, इसको समझाने में प्रॉब्लम होगा. ही जस्ट कम, पुट अ हैंड ऑन माई शोल्डर एंड कम एंड से दैट कहीं पे लटक गए हो, कहीं पे अटक गए हो, मैं मदद कर सकता हूँ आपको. राइट, एंड दैट is giving, that's called empathetic leadership, that's called a servant leadership, wherein you say that you are not alone in delivering this. True. और वो सिर्फ और सिर्फ चाय का कप तुम लेके कैबिन से बाहर निकल के उनके पीछे जाओगे, 3 मिनट 5 मिनट बात करके आओगे, एंड दे विल फील लाइक कि सर तो यार अपना ध्यान रखते हैं. right? तो मैं, ये छोटी छोटी चीजें होती है ये. सो think of a Monday morning conversation with your employee. Okay. Right? Obviously, Friday का जो भी लोड आया होगा वहीं से शुरू होगा, and you will start with something. What is the status of this? Have you checked this email? वगैरह वगैरह वगैरह. Instead, empathetic leadership, servant leadership says, "Good morning. How was your weekend?" Right? Spend maybe 5 minutes on the weekend itself. Right? और वहां पे वो वीकेंड पे क्या किया, मूवी किसे अच्छा लगा, वहां पे कॉफी शॉप कैसा है, इज इट समथिंग, तुमको कभी भी कॉफी नहीं पीनी है, राइट? तुम्हें कभी कॉफी नहीं पीनी है, तुम रेटिंग भी पूछोगे कि कितना रेट दोगे, एंड व्हाट अदर स्नैक्स आर अवेलेबल, कुछ भी है, तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो. योर पर्पस इज नॉट टू विजिट दैट कॉफी शॉप, योर पर्पस इज टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन वेल, क्योंकि आपको पता चलेगा कि उसका वीकेंड, अगर वो बोलेगा कि सर माय maternal father expired, and then you will start shouting on the email, because you know कि 15 दिन से वो वही मेंटल कंडीशन में चल रहा है, क्योंकि उसके कहीं आईसीयू एडमिशन था, ये वगैरह था, और वो एक्सपायर हो चुके हैं, और इसी वजह से वो एस्केलेशन आया है. और वो एस्केलेशन कोई भी दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं रोक सकती. वो होने ही वाला है. Now that is the time when as a leader he was looking at it, चलता है कोई बात नहीं, do you want me to shift this problem to someone else? Right? वो कॉन्वर्जेशन जो होता है ना, उसका 50% मोरल उसी समय पे
खत्म हो जाता है कि नहीं सर, यू हैव आस्क्ड मी, दैट इज मोर देन इनफ, आई विल फिनिश इट ऑफ। और वो दिन वो 9 बजे तक भी खत्म करके जाएगा, तुमको बोलना ही नहीं पड़ेगा। पीपल नीड दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, जो हम काफी बार एज एन बिजनेस ओनर और एज ए लीडर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए टीम लीडर हम मिस कर जाते हैं। एंड दैट कम्स अंडर योर सॉफ्ट स्किल्स, राइट। तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप लोग बिजनेस के बारे में बात करनी ही नहीं है। पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ, दे हैव द इंफॉर्मेशन, दे हैव स्किल्स, दे हैव एवरीथिंग, ऑल दे हैव इज नॉट द इंटेंट। इंटेंट कहाँ से लाओगे? इंटेंट ला दोगे तो सब कुछ हो जाता है, राइट। और इंटेंट लाने की तरीका एक ही है, और वो है थिंक फ्रॉम देयर सोर्स। और वो करने के लिए पहले तुम्हें कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना इन्फॉर्मेशन की, व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही इज गोइंग थ्रू, राइट। तो वो जब हो जाता है ना, अब वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में लोग मुझे 2003 में ये बोलते हैं कि तुम जो ये सोच रहे हो ना, ये रियलिटी नहीं है, ऐसे तुम कंपनी नहीं बना पाओगे, ऐसे तुम पैसा नहीं कर पाओगे। यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंपनी बनाई। मुझे कोई ये करने नहीं देता, राइट। बट आई हैव सीन दैट आई हैव बिल्ड वेरी गुड रिलेशनशिप विद द पीपल। कितना पैसा बनाया वो तो सीए जानते हैं, राइट। पैसा बनाया वो पार्टनर जानते हैं, पर जो रिलेशनशिप बनाई वो मैं जानता हूँ। एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप इन बिजनेस। तो वहां पे ये हो सकता है। तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, राइट, यू आर नॉट थिंकिंग रॉन्ग, क्लाइंट को सेंट्रिक में रखना ही है, एंड योर फिलोसफी इज राइट। इट्स जस्ट दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस स्मॉलर। आई डेफिनेटली मैं करूंगा ये एक्सपेरिमेंट, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैं इतना अभी तक लाइक जो भी अपनी बात हुई उसका 10% आई गेस कर रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू डू 90%। इवन इफ इट्स 10% इट इज गोइंग टू बी बेनिफिटेड। सो जरूरी नहीं है, पर अपने हिसाब से कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि एवरीबडी विल बी लाइक दिस। हर एक के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, हर एक का पर्पस अलग होता है, बट द पीपल हु आर विद दिस पर्पस विथ यू, यू विल फाइंड अ चेंज इन दैट। और वो जो है ना, वो बहुत एज एन लीडर इट इज अकॉम्प्लिशमेंट। बट बहुत बार लोग फायदा भी बहुत उठा लेते हैं ये चीज का। अब हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव है। तुम अगर सिर्फ तुम्हारा फोकस पॉजिटिव पे रखोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगा। जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, सब्जेक्ट टू मार्केट लिस्ट आता है ना, देखते क्या हो कि मेरा 12% बढ़ेगा। व्हाई डोंट यू फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोचोगे तो होना चाहिए। तो सर टीम को कभी कभी एम्पावर करते करते कंट्रोल लूज हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है? होता है उन लोगों के लिए जो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं और जिनको खुद को डाउट है कि दे आर नॉट टैलेंटेड। अगर टीम को एम्पावर करना विच अलाउज यू टू फ्री अप फ्रॉम योर टाइम एंड डू द थिंग्स दैट यू वांटेड। अगर एम्पावर नहीं करोगे तो वो चीज तुम करोगे, अगर तुम करोगे तो तुम नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तो पीपल हु डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट, पीपल हु डोंट वांटेड टू चेंज लॉट ऑफ चेंज इन देयर ओन जॉब प्रोफाइल, उनको एम्पावरमेंट में प्रॉब्लम है। और होगा भी, दे विल फील लेस वैल्यूड, क्योंकि वो तो आगे बढ़ नहीं रहे हैं पर कोई एम्पावर हो रहा है। पर अगर आपका खुद का गोल ये है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो देयर इज नो अदर वे without empowering people. And empowerment start with the training and knowledge. Empowerment में होता क्या है, डेजिग्नेशन और रोल दिया जाता है। कल से तुम ये काम करोगे, कैसे करोगे वो कौन समझाता है? Because you wanted it your way, जैसे तुम करते थे। This is the most difficult thing in the life कि जो तरीके से, जो क्वालिटी से मैं करता हूँ, वो क्वालिटी से किसी से कैसे काम करवाऊं, राइट। जितनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास थी, जो नॉलेज तुम्हारे पास था, जो स्किल्स तुम्हारे पास थी, किसी ने उसको वो पास की जो तुमने पिछले 5 साल के ऊपर गेन किया हुआ है। अगर तुमने 5 साल में गेन किया है, तुमने 5 घंटे भी वो ट्रेनिंग और वो प्रोसेस और वो ट्रांसफॉर्मेशन में डाले हैं, देन पीपल कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग विच यू कैन डू। और
अगर वो नहीं भी करना है, तुम्हें लगेगा कि इसको ट्रेन करूंगा ये चला जाएगा, कल को दूसरे को ट्रेन करना पड़ेगा. व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट बिल्डिंग अ सिस्टम? व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट बिल्डिंग एन एसओपी? तुम वीडियो बना दो ट्रेनिंग का, खुद मत बैठो, वीडियो तो वही रहेगा ना. जो नया बंदा आएगा वो फिर से वीडियो देखेगा. तो ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट हम क्लाइंट के लिए बोलते हैं कि भाई लेट्स डू दिस ऑन ईडू, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है वगैरह है, पर कोई कभी ये सोचा है कि कंपनी के अंदर ई लर्निंग करूं? सही बात है. ट्रू. तो इट इज जस्ट द वे वी थिंक अबाउट इट. बट मुझे लगता है कि एम्पावरमेंट इज द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन द लाइफ इफ यू वांटेड टू प्रोग्रेस. डेफिनेटली. तो सर ये जो अभी लाइक इंडियन एजेंसी को ग्लोबल मार्केट में स्केल करना है, तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ता है? प्रोसेस, कम्युनिकेशन, क्वालिटी, प्राइसिंग या माइंडसेट? I think communication is the center of everything. Okay. Right? So communication is something that keeps business growing. Right? और communication का मतलब ये नहीं है कि positive communication, also the negative communication as well. अगर प्रोजेक्ट का डेडलाइन है, डेडलाइन मिस हो रहा है, तो जिस दिन मिस हो रहा है उस दिन नहीं बताना है. वो 7 दिन पहले आपको पता ही है कि मिस होने वाला है, तो 7वें दिन पहले से बता देते हैं, उसका इम्पैक्ट कम होता है कि आफ्टर 1 वीक वी हैव अ डिलीवरी बट वी वोंट बी एबल टू, वी माइट नीड अनदर 1 वीक. ये कम्युनिकेशन करते हुए लोग डरते हैं कि क्लाइंट अभी से चिल्लाएगा, वो तो उस दिन भी चिल्लाने वाला है डेडलाइन के दिन. तो आपको वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो डिस्कशन है, उसको सिर्फ प्रीपोन कर रहे हो. और जब चीजों को प्रीपोन किया जाता है तब आप प्लान भी कर सकते हो. तो आपने यही सोचा कि मैं उस दिन बताऊंगा, अभी कर रहे हैं ये वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि वो नेगेटिव कम्युनिकेशन था ना. तो यू ट्राई टू अवॉइड नेगेटिव कम्युनिकेशन. पर मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब आप 7 दिन ये बोल देते हो ना, क्लाइंट सेज थैंक यू एडवांस में बताने के लिए, नाउ आई कैन प्रोबेबली वर्क ऑन समथिंग एल्स, क्योंकि उस दिन उसको ये फ्रस्ट्रेशन है कि आई प्लान्ड फॉर दिस एंड नाउ आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स. तो तुमने मेरा टाइम भी बिगाड़ा. Right? So the problem is that we do positive communication. So timely communication इसको बोलते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर. तो वो timely communication is always an heads up, right? तो वहां पे अगर लोग काम करते हैं तो ग्लोबल मार्केट के अंदर that is being appreciated. And second thing is the accountability. Okay. Most of the time you will see that I feel that people are not paying attention to the detail. Right? People not taking accountability for this, right? Because it's not about that once you give an account, let somebody, and accountability is something that you cannot give. Accountability is something जो लेनी होती है. आप लेने पड़ती है. Yes. आपको कोई पूछेगा कि कल से तुम ये करोगे. अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट जो चल रहा है इंडिया के अंदर वो ये है कि कल से तुम इसके लिए अकाउंटेबल है, कल से तुम इस चीज के लिए अकाउंटेबल है. वो तरीका ही नहीं है. The conversation should start that this is the problem. We need to find a solution. Is there anyone who wanted to take this? Perfect. Now when person comes to you with the willingness to solve that problem, half of the problem of accountability has been solved. Wherein we give the accountability, तो मैं तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कभी भी मैं बोलूंगा कि लास्ट में मैं तो हुई. आई एम हैप्पी टुडे, बट अगर मेरे अलावा किसी को लेना हो तो बोलिए. एंड देन पीपल कम अप एंड देन आई सी दैट दे डू द ड्यू डिलिजेंस टू इट एज वेल. तो एज लॉन्ग एज यू कम्युनिकेट एंड एज यू टेक एन अकाउंटेबिलिटी फॉर द थिंग्स दैट यू आर सपोज टू, तो करना चाहिए. और जो चीज सीखनी है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी चाहिए. ये भी एक गलती है जहां पे लोग गलती कर देते हैं अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए. क्योंकि अकाउंटेबिलिटी वही चीज की लेनी चाहिए जहां पे आपका अनुभव है और जहां पे आपकी स्किल्स है. आपको जो सीखने के लिए करना है ना, दैट इज एन R&D पार्ट. दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट एन अकाउंटेबिलिटी. सो यू नीड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग. बट पीपल टेक अकाउंटेबिलिटी कि अगर मैं नहीं बोलता तो क्या कब सीखता. Okay. That's a problem. Oh, seriously? Right? So you need an opportunity wherein you can assist the accountable person. Okay. The person who is accountable has a skill set, he has an experience, he don't have a time. So to grab the opportunity, you can contact accountable person, can I help you with this? Because I need an opportunity to work. पर होता क्या है
कि अकाउंटेबिलिटी लोग ऐसे लेते हैं हु इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ओके वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा आता है अकाउंटेबिलिटी का, राइट? तो whenever there is a meeting for whenever there is a project kickstart, right, and there should be only one accountable person. ये भी एक गलत चीज है, हम 3 लोगों को अकाउंटेबिलिटी दे देते हैं कि तुम ये देखोगे, तुम ये देखोगे, तुम ये देखोगे, राइट? ऐसा नहीं होता है. अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज वन पर्सन. ओके इट्स नॉट अकाउंटेबिलिटीज, इट इज अकाउंटेबिलिटी. सर आई एम नॉट अपोजिंग योर थॉट प्रोसेस, आई एम सॉरी, बट टू बी ऑनेस्ट मैं कैसे अभी काम कर रहा हूँ कि जैसे आपने बोला ना कि आप एक्सपर्ट नहीं हो ये चीज में तो आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी चाहिए, राइट? हाउ आई फंक्शन इज ले लो काम, खत्म करेंगे. आई टेक इट एज अ चैलेंज, करेक्ट, एंड आई मेक श्योर आई कंप्लीट इट. करेक्ट. लाइक रिसेंटली मैं 6-7 महीने पहले की बात करूँ तो एक यूएस का क्लाइंट है, वो वहाँ पे एजेंसी चलाता है. ही वॉन्ट्स मी के लाइक मेरे लिंक्डइन पे ही कनेक्ट हुए थे हम. उसने कहा कि कन्वर्जन सेटअप आता है. मैं बोला एज इन के कोई भी मैं एड से बंदा आ रहा है मेरी वेबसाइट पे, कहाँ बटन्स पे क्लिक करता है, कौन से पेज पे जाता है, मुझे पूरा डेटा चाहिए. बोला ब्रिंग इट ऑन. हाँ आता है. I was not knowing that at all. He gave me deadline. In a week, I want to complete it. Just sure. Send me $300. उसने भेज दिए. I have a week to complete it, and I made sure I completed. And I was not knowing that. Then too, I took it as a challenge, and वो मैंने चीज complete किया. So sometimes to take it as a challenge, I like करेक्ट. तो वो ये चीज तो मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन आफ्टर लिसनिंग? आई कैन रिलेट दिस बिकॉज़ 2003 से आज तक जितनी भी नई चीजें सीखे हैं वो कभी की ही नहीं थी, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट देयर इज अ वन मोर एलिमेंट. अब मैं ये पूछता हूँ कि तुमने ये क्लाइंट को बताया था कि आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम? नो नो, राइट? द मोमेंट यू आस्क दैट क्लाइंट की कन्वर्जेशन सेटअप एज इन, ही हैज फिगर्ड इट आउट. क्योंकि कन्वर्जेशन सेटअप जो तुमने मुझे अभी एक्सप्लेन करके दिखाया, दैट वाज एन इंटीम कम्युनिकेशन. जो उसका तरीका था देखने का कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है. बिकॉज ही वाज ऑन अ बजट, ही टुक एन अकाउंटेबिलिटी ओके that you will be able to do it. So he has asked few more questions to you. Yeah. So you have a theoretical knowledge or not, yeah right? And then probably you might have finished the job and everything. So you think that you have taken an accountability? No, you took an opportunity. okay So that was an opportunity that you grabbed to learn something from the project, okay got right? it But the accountable person was someone who knows that you have not done it, okay right? क्योंकि अगर मैंने कन्वर्जन सेटअप में ऊपर जवाब ये दिया होता कि yes we can do it, the next question of the client would be show me which project you have done it. okay But तूने पहले ही पूछ लिया कि कन्वर्जन सेटअप क्या है, हाँ उसको पता ही चल गया है कि तुमने किया नहीं है, तो the next question is not worth asking you, okay right? So this accountability was his, which you think that you have taken an accountability, which was an opportunity that you have grabbed. okay And so there most is a of thin line then हाँ, most of the people has grown like this. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ये ना करो, Yeah. और मैं तो हमेशा प्रोजेक्ट ऐसे ही लेता हूँ कि मैं बता देता हूँ कि सी आई विल ऑलवेज से कि भाई मैंने ये काम किया है, ये काम किया है, ये काम किया है, इसका अप्रोच ये हो सकता है. और आज के जमाने में तो अप्रोच देना बहुत इजी है, एआई से पूछ लो कैसे होगा, पता चल जाता है, पता चल जाता राइट? तो नाउअडेज इट्स वेरी इजी टू पुट अ कॉन्फिडेंस इन. सभी ये चाहिए कि इसको सही तरीका पता है, yeah he understand what I'm Yeah. asking for. Whether he has done it or not, that's a different thing. Yeah. Because there is an assistance to get the job done. Yeah, right? got तो it. अपॉर्चुनिटी और अकाउंटेबिलिटी वो में जो डिफरेंस है वो यही है. बट तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, दैट्स द ओनली वे टू गो. बट द ट्रांसपेरेंसी पीस Yeah. is always good, Yeah. because that is where you will get an empathy from the client. Yeah, got it. Because you transparently said कि Yeah. मैं पहली बार कर रहा हूँ, but I will do it. Yeah. And then you have to attach कि अगर नहीं कर पाऊंगा तो your money back. Yeah, yeah. I know that you have whatever time you have invested with us, Yeah, right? वो गया तुम्हारा, वो मैं वापस नहीं दे पाऊंगा. But the least thing I can do is that I will give you money back if I don't. Yeah. Or the third option is that only pay once the job is done.
Yeah. तो मनी बैक की भी बात नहीं है, ये सभी सेल्स के तरीके हैं, Yeah. राइट, Yeah. बाय टेलिंग द ट्रूथ टू पीपल। Yeah. एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैंने लाइफ में कभी भी जो चीज मुझे नहीं आई है वो नहीं की है। Okay. 2003 में एक प्रोजेक्ट आया था $10,000 पर मंथ का, गूगल पीपीसी स्पेंडिंग ऑस्ट्रेलिया से। उस समय पे मुझे एसईओ का कुछ भी नहीं आता था। कंपनी वांटेड मी टू वर्क ऑन दैट, राइट, और बोले कि तुम्हारे पास कोई केस स्टडी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तुमको प्रोजेक्ट क्यों दें, राइट। एंड एसईओ वाज द थिंग। आपको भी पता है कि वो कोई गारंटीड बात नहीं है, हमारा कोई गूगल में स्टेक तो है नहीं, Stake है नहीं है। तो वो आके दे देगा। एंड द टर्म्स वाज दैट के 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज द अमाउंट यू पे मी आफ्टर 6 मंथ, 4 महीने के अंदर रिजल्ट लाके दूंगा, अगर रिजल्ट आता है देन यू पे मी द एंटायर अमाउंट, अदरवाइज नॉट। बट मुझे नहीं आता है। अब द थिंग इज दैट यू आर रिस्किंग इज दैट योर टाइम, नॉट द मनी। दे वर रेडी। 4 महीने के बाद कुछ रैंकिंग नहीं आया, दे वर मेल, वी रिसीव्ड एन ईमेल कि भाई अब आपसे 4 महीने में कुछ हुआ नहीं है, आपको और 2 महीने डालने हैं या हम कोई और एजेंसी को ढूंढ ले। मैंने बोला कि गूगल का एक रीसेंट अपडेट 15 दिन में है, मीन्स क्लाइंट को नहीं बोला, आई वॉज थिंकिंग, आई सेड गिव मी 2 more weeks। वो जो गूगल का नया एल्गोरिदम क्राउलिंग आया, 2003 में वो 15 दिन या महीने में एक बार आता था, रोज रोज नहीं आता था। यू हैव टू वेट फॉर दैट नेक्स्ट क्राउल, राइट। और जब वो नेक्स्ट क्राउलिंग हुआ, वो जो शेड्यूल हुआ, 3 दिन बाद एक मेल आया, बोले कि हैव यू डन एनी चेंजेस। मैंने बोला कि क्या हुआ, बोले कि ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट a 40 bookings for the car hire in the single day। And I went through the running the ranking report, and all 140 location where we targeted, out of that 75 location was on top in Google One. Wow. And they said that we are releasing the money for the first 6 months contract, and we are doing another 1 year contract with you and 50% deposit for it. All money together with all transparency. Biggest opportunity for me, $10,000, 2003 was the big amount. It was a salary for the entire year for the team. Yes, exactly. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में भी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो सकता है। इट्स जस्ट द वे यू अग्री ऑन द टर्म्स। तो हर बार हाइड करने का नहीं है, बिकॉज हाइडिंग रिक्वायर्स मेंटेनेंस। Yes, true. और जब मेंटेनेंस करना होता है ना, तो यू कैन नॉट थिंक इन द प्रोग्रेसिव डायरेक्शन, यू ऑलवेज हैव टू थिंक ऑन द मेंटेनेंस साइड कि अब इसको कैसे संभालेंगे, इसको कैसे संभालेंगे, इसको कैसे संभालेंगे। जब अपने ट्रांसपेरेंसी से कवर कर दिया, यू विल ओनली फोकस ऑन द प्रोग्रेसिव डायरेक्शन, इसको अचीव कैसे करेंगे। True. So keep on doing, you are in the right direction, grab the opportunity, and once you become an expert, take an accountability. तो सर, जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं वो इंडिया को एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखते हैं या कॉस्ट सेविंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं? Depends on what value you create. Okay. Right? I have a client whom I say that कि मैं आपको so we had a 28th anniversary celebration, और वहाँ पे हमने सब क्लाइंट को बोला था कि we will pay you for your transportation, hotel and everything, and you come and join us in this 20th anniversary celebration. And there, so we send out this email to maybe top 10 clients of ZealousWeb who has been with us for many years now. और उसमें से कुछ लोगों ने ऐसा जवाब दिया कि no we have another engagement वगैरह वगैरह and we can't avoid it. And somebody said that we don't want compensation, cover travel cost and everything, we would love to be the part of it. Wow. Right? And they flew by themselves and kind of thing. Ultimately, I am not talking about that compensation part here, but point is that if somebody has a reason who do not have any reason, right? But they just give that reason. Point is that I analyze कि क्यों ऐसा 10 साल से इतना बिजनेस कर रहे हैं, ये 2 रिस्पॉन्स क्यों अलग अलग? And the difference was the value we created for that client. Those who wanted to be the part of this celebration, they dance on the floor. Wow. Right? On an Indian theme music, Bollywood dance. Right? Wow. And the difference was that the value you create, they even wanted to adopt your culture as well. Nice. We don't know how to invite. हमने उनको स्टेज पे invite नहीं किया था. They see that people are dancing and they join us. So it's all about value that you create for your client that makes the decision for them. They take the decision based on that. So that's why nowadays I only focus on the value creation, not on the activities. क्या accomplish किया वो नहीं, वो activity की वजह से value क्या create हुई. Exactly.
that should be the focus That should be for the people. focus, yeah. Value creation should be the first thing. And if there is no value creation, that project should not be onboarded. भले ही वो धंधा जा रहा है. True. Because that value will, we are in a business where we get a business from referrals, Yes, right? definitely. 90%. नया Yeah. client एक लाना है, you spend thousands and $1,000 and then you will get a new client. But the referral business is the key. Yes. How do you get a referrals? Yes. Based on only value you create. Yes. आप वही को साइड पे रख देंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है. So I think it's value creation in the center. Yes. तो सर बिजनेस डिसीजन में डेटा इम्पोर्टेंट है बट इंट्यूशंस भी इम्पोर्टेंट है. जब तक डेटा अवेलेबल नहीं है, इंट्यूशन से काम चला सकते हो. मतलब एट द एंड तो डेटा इम्पोर्टेंट हुआ ना सर. डेटा स्पीक्स अ लॉट. अल्टीमेटली डेटा को भी आप अपने इंट्यूशन से ही काम कर रहे हो. मींस डेटा इज नॉट टेकिंग अ डिसीजन फॉर यू. अल्टीमेटली इट्स द पर्सन हु इज लुकिंग एट द डेटा विल यूज हिज इंट्यूशन, राइट? तो इंट्यूशन तो है ही, राइट? हर बार तुम सिर्फ दिमाग से सोचोगे तो थिंग्स विल नॉट बी देयर. एंड आई एम अ पर्सन हु टेक्स अ डिसीजन ऑन इंट्यूशन बेस्ड ओनली. गट फीलिंग बोलते हैं इसको, राइट? तो मेरा भी वही क्वेश्चन था कि आप कैसे डिसीजन लेते हो. It's all about gut feeling. But earlier, when I was not having a data, it was scattered and I failed a lot of time. If you take a reference of the data, chances of failure is half, right? That is why data is important and right data. Sometimes people के 10,000 का सर्वे करवा देते हैं and whatever data comes, they will take a decision based on that. वो 10,000 लोग कौन है? वो डेटा की एक्यूरेसी क्या है? वो डेटा को देने के पीछे उनका मोटिव क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज यू विल मेक अ रॉन्ग डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा, राइट? सो इट्स अ क्वालिटी ऑफ डेटा rather than the quantity. So it's a relevancy that I always given importance to. भले ही 5 लोगों ने बोला है, पर वो पांचों के 5 ऐसे लोग हैं कि जो एकदम सॉलिड पर्पस के साथ कनेक्टेड है, एंड दैट डेटा विल हेल्प मी. तो इंट्यूशन से काम चल सकता है, राइट? अल्टीमेटली यू एज एन लीडर हैज टू टेक अ डिसीजन. तो आप कर सकते. तो आई एम ड्रिवन बाय द इंट्यूशन. तो सर लीड फाउंडर का इंट्यूशंस एक्सपीरियंस से अच्छा होता जाता है. करेक्ट. ऐसा. इंट्यूशन पहले से भी तुम्हारे में कोई बॉन्ड नहीं हुआ था, वो आपके पास्ट हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन से ही आता है. सो इट कीप्स ऑन गेटिंग मोर क्लोजर टू द एक्यूरेसी. तो सर पर्पस ड्रिवन लीडरशिप में लाइक जस्ट एज अ क्वेश्चन है मेरा, लाइक सुनने में नो डाउट बहुत अच्छा लगता है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से पर्पस ड्रिवन लीडरशिप इज पॉसिबल. Everybody has a purpose. So purpose cannot be to buy a Mercedes or maybe having $1 billion in your bank account. That's not a purpose. It's a byproduct, or it's something that you wanted to achieve your financial freedom, or maybe living a luxury life. Your purpose is something wherein which problem you are trying to solve. Nowadays, we are living in an age wherein people are only talking about startup. And startup has a no future if they are not solving the problem. True. Right? तो वो प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रहे हो, वो दैट बिकम्स योर पर्पस, राइट? सो ऑब्वियसली जो लोग ये बोलते हैं कि पर्पस से कुछ नहीं होता है, वो भी लोग प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट? तो इट्स जस्ट दैट वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो आपका पर्पस है, राइट? एंड दैट पर्पस विल ड्राइव यू थ्रू द एंटायर जर्नी. तो सर जब एजेंसी कल्चर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है हम बात करेंगे, या बना सॉरी आई विल रिफ्रेम दैट क्वेश्चन. एजेंसी कल्चर में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? बर्नआउट, ओनरशिप, या ओनरशिप का लैक होना, या क्लाइंट प्रेशर, या टैलेंट रिटेंशन? मैं अगर जीलेस वेब की बात करूं तो हमने डेटा के ऊपर से ये निकाला हुआ है कि द एवरेज टर्न अराउंड रेशियो इन द इंडस्ट्री इज मैक्स टू मैक्स 1 year फॉर द एजेंसीज. कि कोई भी बंदा आएगा 1 साल ऑन एन एवरेज रहेगा. इन जीलेस वेब इट्स 3 years. वाओ, दैट्स गुड. वी हैव अराउंड more than 50 people in the agency who is with Giles Web for 10 years now. Nice. More than 50. And we have 2 founding employees still working with us. Not at a leadership level,
उनका जो काम कर रहे थे वही कर रहे हैं अभी भी, राइट? सो आई डोंट थिंक सो रिटेंशन उसके ऊपर डायरेक्टली फोकस करना है आपको, राइट? रिटेंशन इज ऑल्सो समथिंग वेर इन योर अदर एक्टिविटीज विल मेक श्योर कि वो लोग रहेंगे, जब तक पर्पस अलाइंड है वो लोग रहने वाले हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. The policies that you make, right, within the organization, the SOPs that you define, if they have a balanced approach, people don't mind, giving and taking, right? So one-sided policies doesn't work. कि हम अपने को ही प्रोटेक्ट करते जाएंगे तो कुछ नहीं होता है. It has to be the balanced policy, and neither you can be so much empathetic on the other side ताकि आप business run करें. It has to be the balance. तो रिटेंशन नहीं है मेरे हिसाब से. आई वुड से ओनरशिप इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड पीपल डोंट वांट टू टेक ओनरशिप बिकॉज दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, दे डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन, दे डोंट हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग, दे डोंट हैव अ प्रॉपर टाइमिंग दैट नीड्स टू बी गिवन. That is the reason why people don't want to take an ownership, which is again an accountability issue, right? So ownership is because this is the reason, and then you do not provide this knowledge, training as it's a time intensive thing, because you don't know how long this employee will stay with you. तो वो clarity नहीं है. तो कभी भी आप किसी के भी साथ ये purpose को clear कर देते हैं, you clear their tenure, their future plans and everything. And then you go out and talk about and provide those also, they are ready to take an ownership. Because ownership is something wherein it's not about having a stake in the company. Owner word जब आता है ना तो ये लोग typically सोचते हैं कि he is an owner because he is getting a percentage. It's not about that. Even somebody who is serving a tea in the office can be an owner of his task. True. Right? क्योंकि मैं अच्छी चाय बनाऊंगा तो ये लोगों का थोड़ा दिमाग में स्पाइक होगा और काम थोड़ा अच्छा कर पाएंगे. So he is the owner of that. But for that, he needs to provide all the freedom, all the information, all the flexibility to make that particular thing, right? तो वो मुझे लगता है कि ownership is the problem, biggest problem. और वो problem है क्योंकि information, knowledge transfer और ये सब जो है वो normally leadership team से ड्यू डिलीजेंस नहीं होता है. वो लोग नहीं करते, उसका भी रीजन है बिकॉज दे डोंट हैव अ क्लैरिटी कि भाई कब तक है. तो दिस ऑल कॉन्वर्जेशन नीड्स टू बी ट्रांसपेरेंटली डिस्कस्ड वन ऑन वन विद योर कलीग्स एंड यू हैव टू मेंटर देम ऑन दैट. गॉट इट. तो सर हेल्थ केयर मार्केटिंग की अभी बात करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा आपको इथिकल चैलेंज क्या है? लाइक ग्रोथ भी चाहिए बट पेशेंट ट्रस्ट भी मेंटेन करना पड़े. उसमें आपका सबसे बिगेस्ट चैलेंज जो हेल्थ केयर मार्केटिंग में आपने फेस किया हो? So marketing, people don't have a problem of getting a patient inquiry. जो भी जिनके भी साथ हम काम करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटल्स है, सर्जरी यूनिट्स हैं वगैरह, क्लिनिक्स हैं, they don't have a problem of patient inquiries. They have a problem of converting those inquiries into the OPD and the surgery and the treatments. Which is where I think the framework is missing. Okay. Because there is always a follow-up system on everything, right? और healthcare के अंदर बहुत ही undervalued है. Okay. They think that people as a disease they have inquired, they will come. Okay. But actually they need a follow-up. Yes. Right. True. The follow-up system is something is a problem. So सबसे biggest challenge जो है वो inquiries नहीं है. उनका biggest challenge है to convert that patient into the treatment so that they get a better life. और वो solve करने के लिए they need their entire framework. तो सर डॉक्टर और हॉस्पिटल डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं? I think they just get influenced by the competitors what they are doing. Okay. Right? They don't know their purpose. Right? कि वो क्या है क्या नहीं, कौन कर रहा है उसके पीछे वो भी उनको पता नहीं है. Right? And they just get influenced by what somebody else is doing, wherein their patient, their ICP, they are not practicing. Every doctor is not practicing the same thing. Some gynecologist practicing the cesarean, some gynecologist practicing the IVF, and some gynecologist will be treating the cancer patient. Now the IVF person will
do lots of influencer marketing and lot of creation of content on the reels, right? And I think the cancer needs a lot of awareness as well. But somebody who is practicing the maybe the typical gynecologist thing, right? The childbirth and child care and all those things. I think they already Google My Business, because people are not thinking about those thought leadership articles. They are all needing a nearby gynecologist with me. उसमें हम तो GBP प्रोफाइल को मैनेज करना है सिर्फ, उसके लिए रील बनाने को कौन बोल रहा है? You don't need to be there. Yes, right? true. तो the point is that कि भाई वो लोग इंस्पायर होते हैं from others. अब उनकी ही टाइप की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वहाँ पे, वो लोगों की प्रेजेंस कब से है? They started digital transformation 5 years back, and you are just starting now. So how can you be at the same place right now with the similar, with lower budget? Exactly. When they started, they had a lower budget. They initiated with the something which is more feasible for them. Yes. So that is why they never able to start that digital transformation journey. Yeah, got कि वो it. करना चाहते हैं एस्टैब्लिश प्लेयर के साथ, बजट है नहीं, तो वो ये नहीं सोचते कि जब वो पहले साल में थे तब उन्होंने क्या किया था. That is something you have to do because you started late. Yes. Right? True. तो सर ओपन सोर्स और एआई के टाइम में ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो गया, टू बी ऑनेस्ट. मेरे पर्सनल थॉट्स भी ये है. आपके अकॉर्डिंग इथिकल टेक्नोलॉजी यूज का बेसिक रूल क्या होना चाहिए? बेसिक रूल ओपन सोर्स के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड द लाइसेंसिंग, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GPL, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MIT, वो सब लाइसेंसेस के तौर तरीके, मीन्स क्या रूल्स है वो पढ़ने चाहिए, जो कोई पढ़ता ही नहीं पहले, राइट? और ओपन सोर्स का यूज इसीलिए किया गया है बिकॉज यू हैव टू यूज इट. यू कैन बिल्ड द प्रोडक्ट अराउंड इट, यू कैन बिल्ड द प्लगइन अराउंड इट. उसी लिए तो बनाया हो. यू डोंट वांट टू रीइन्वेंट द व्हील, राइट? उसको यूज तो करना ही, उसके ऊपर से बिजनेस बनाना ही है, बट पीपल डोंट गिव द क्रेडिट. That's the problem. The moment you install the WordPress, you will remove the build on WordPress copyright from the bottom. Yeah. Because you don't want people to see कि भी तुमने ready-made open source से काम किया है. That's an unethical thing. Site designed by XYZ, powered by WordPress. So you give the credit to the WordPress, which is an open source community. That's where you are doing it ethical. Second thing, not always you can contribute to the community programmatically, right? तो आप उस open source के अंदर शायद programmatically नहीं कर रहे, you are lack of time, you are a single person. But if you have made $1,000 out of that project, have you ever thought of donating $10 to the open source community? $5? They don't have a limit कि आपको इतना करना है. That's an ethical use of this because you are making money out of open source. Somebody has built, somebody has invested time, so that you get benefited. And how you are giving back to the community. You need to start thinking about donating. That is very undervalued in the open source community. I have never, मैंने कभी भी ये चीज सुनी नहीं है, to be honest, but it is right to be honest. They have a donate button. Just go out there and donate $5. That's it. That's giving back to the community. लोग क्या सोचते हैं, ओपन सोर्स की जो इवेंट होती है, जाओ पार्टिसिपेट करो, नेटवर्किंग करो, स्पीकरशिप करो, वॉलंटियरिंग करो, वो तो सब आपके लिए कर रहे हो. फॉर योर ओन ब्रांडिंग, योर प्रेजेंस, योर नेटवर्किंग, योर नॉलेज, व्हाट यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. हमेशा ओपन सोर्स की टिकट आती है ना, वो उसके साथ एक होता है बेस प्राइस, देन देयर इज अ स्पॉन्सर्ड प्राइस. सेम टिकट, सेम बेनिफिट, नथिंग एल्स, जस्ट यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. हाउ मेनी वी थिंक दैट कि ये टिकट आउट हो गई है, नीचे वाली खरीद लेता हूँ. चलो आज नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं, पहले सब मैं तो कमा लूं, बाद में आगे दूंगा. पर वो कमाना 5 साल हो गया, अभी भी आप डोनेट नहीं कर रहे. somebody can donate time, somebody can donate money. एथिकल यूज जो है वो यही है. एंड देन अगेन AI के जमाने में, विच यू हैव राइटली कोटेड, AI इज यूजिंग द कंटेंट मॉडल, राइट? जो भी कोड प्रोड्यूस कर रहा है वो किसी की प्रोप्राइटरी कोड को भी आपको दे रहा है, ओके, विच इज लाइसेंस्ड कोड. पर उसने कंटेक्स्ट मॉडल को बिल्ड करने के लिए AI एजेंट ने वो रख दिया है. WooCommerce इज फ्री, पर WooCommerce का जो पेमेंट गेटवे है वो फ्री नहीं है, उसका कोड, वो भी कोड मिल जाता है आपको. सो यू आर unknowingly
getting the code from the AI, which is someone else's proprietary. And if there is a tomorrow lawsuit, AI, you cannot blame AI कि मैंने AI से code किया था तो ये है, because the person who is taking the code from AI is going to be appearing in the court. True, I haven't thought about that. Yes. Okay? So ethics is all about credit, right? And then you will be mindful when using AI to generate this open source code. Yeah, got it. That was a superb session, I would say. Like, I enjoyed a lot, learned a lot. Thank you. I think most of the questions that you have asked is something that very burning questions, and I think I'm happy to share all of my knowledge. Not necessary that it is again somebody, Yeah. so the audience would be able to resonate with this. Yeah. But all I've shared is all practical examples that I have seen in my case study, and I think if that touches to maybe 1 or 2 or 5 lives, and they can probably do better in that. That's the purpose of this podcast. So thank It you have for touched inviting. me. So No, it's fine. yes, thank you so much. Yeah. Thank you. Yeah.